योगी सरकार 22 फरवरी को एक बार फिर से अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इस बजट में संकल्प पत्र की झलक भी देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह कि जो तमाम पिछली बार बजट दिया गया था उसमें ही अभी तक बड़ा बजट है जो खर्च भी नहीं हो पाया। हमारे साथ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, बजट आने वाला है, फिर से कहा जा रहा है 7 लाख करोड़ के ऊपर हो सकता है और हर बार ये कहा जाता है एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले जो समीक्षा हुई तो देखा गया कि 55-60% के अंदर ही बजट खर्च हुआ था पिछला। देखिए, रिकॉर्ड बनाने में तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हर बार हर चीज़ में ये एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, पर रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें बनाया है कि जितने भी वायदे इन्होंने किए थे उसमें से एक भी वायदा सरकार पूरा नहीं कर पाई। जो इसके पहले अभी हमारा सप्लीमेंट्री बजट आया था, उस सेशन में सरकार ने खुद स्वीकारा था कि बहुत से ऐसे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग थे जहाँ पे 30% से भी कम खर्च हो पाया था वह। उसके बाद फिर एक लहीम से उसके बाद सप्लीमेंट्री की क्या आवश्यकता थी। अभी सप्लीमेंट्री आए हुए कुछ महीने ही बीते हैं, आप उसको खर्च नहीं कर पाए। खैर, बजट आना आवश्यक है क्योंकि मुख्य बजट है तो बजट लेकर के आ रही। अब उसमें भी इन्होंने हमें उम्मीद है कि बजट में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे करेंगे। पर अगर आप देखिए कि जितनी भी घोषणाएं इन्होंने 2022 में की थी अपने घोषणा पत्र में, उसमें कोई भी चीज़ ये पूरी नहीं कर पाए। ना ही ये होली दिवाली फ्री गैस दे पाए, ना ही ये बस का उन्होंने कहा था कि हम फ्री करेंगे महिलाओं के लिए कुछ त्योहारों पर। इन्होंने कहा था कि किसानों को सिंचाई के लिए हम मुफ्त बिजली देंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे। पर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस इन्वेस्टर समिट का ढिंढोरा सरकार पीट रही है, जो अभी कुछ दिन पहले बीता और जहां लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास का निवेश बता रही है सरकार, मैं जानना चाहती हूँ इसके पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए, 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, उसमें सरकार ने जो घोषणाएं की थी, लगभग 15 लाख करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, MOUs की बात की थी। मान लीजिए पूरा नहीं भी हुआ तो कुछ तो MOUs धरातल पे उतरे होंगे। कहाँ हैं वो फैक्ट्रीज़? अगर वो फैक्ट्रीज़ होती तो कहीं ना कहीं पर नौजवानों को रोज़गार भी मिला होता। क्यों आज नौजवान रोज़गार के लिए सड़कों पे टहल रहा है? क्यों उस पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं? तो सरकार हर मुद्दे पे जो इन्होंने वायदे किए थे उस पर पूरी तरह से असफल हो चुकी है। आपने अभी बात छेड़ी संकल्प पत्र की और 2 गैस सिलेंडर की, क्या उम्मीद की जाए? आपको क्या लगता है, कांग्रेस की आप तो हालांकि, लेकिन क्या लगता है इस बार गैस सिलेंडर का वादा पूरा होगा बजट में? देखिए, ना इन्होंने पूरा किया है, ना जो इनके आका दिल्ली में बैठे हैं वो पूरा कर पाए। मुझे तो याद है जब उज्ज्वला योजना आई थी तो ढिंढोरा पीटा गया था कि ये महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए योजना आई। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये में बिकता था, 2 सब्सिडी आपने देने के बाद सब्सिडी बंद कर दी, आज वही गैस सिलेंडर 1100 में बिक रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या आज महिलाओं के आँख में आंसू नहीं आता है जब वो रिफ़िल कराने जाती हैं सिलेंडर को? तो ना उन्होंने पूरा किया और ना इनके पूरा करने की मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल जब इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमने तो जुमला इस्तेमाल किया था, तो इनके लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही जनता के जो संवेदनशील मामले हैं उनके प्रति इनकी कोई गंभीरता नहीं है। ये स्पष्ट है। ये आप उनका संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए और मैं दावा कर सकती हूँ कि 10% भी अगर ये उसको अचीव कर पाए हो पिछले 1 साल में, ना इनके उसके लिए उसको अचीव करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं। एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जुड़े मामले को लेकर। मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। जिस प्रदेश में आप अपनी जनता को भरपेट खाना ना खिला सकते हो, और भरपेट तो छोड़ दीजिए, उनको इतना भी नहीं मिल सकता हो कि वो पोषित हो सके, और माननीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय को इस पर टिप्पणी करनी पड़े और सवाल पूछना पड़े सरकार से, तो किस बात का इन्वेस्टर समिट? आखिर इन्वेस्टमेंट आने का क्या उद्देश्य होता है? डेवलपमेंट का क्या मानक है? इंडेक्स क्या है डेवलपमेंट का? कि आप जो WHO हो या यूनिसेफ हो, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या अपने देश की संस्थाएं हैं, उनका सबसे पहला मानक है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे और कुपोषित कितने हैं आपके यहाँ। पहले इंडेक्स में आप फेल हो चुके हैं। तो अगर ये डेवलपमेंट हुआ होता,
अगर निवेश सही में आए होते तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होता तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा होता तो कम से कम जो कुपोषित हैं उनको भरपेट खाना मिला होता। तो मैं तो मानती हूँ कि इससे बड़ी असफलता किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। कैबिनेट मंत्री हैं राकेश अचान, उनके 72 भूखंडों का आवंटन निरस्त किया गया है। देखिए, तो लगातार कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठाती आई और कल जब महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण प्रस्तुत किया तो उस पर हमने स्पष्ट यही कहा था कि ये सफ़ेद कागज़ पर भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था की काली स्याही से लिखी हुई झूठी इबारत है। और मैं उसको फिर से दोहरा रही हूँ, जो कल हमने अंदेशा व्यक्त किया था आज वो साबित हो गया। आज स्वयं सरकार ने ये स्वीकार करके वो 72 भूखंड उनके निरस्त कर दिए, पर मंत्री तो वो आज भी बने हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी है? ये सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की, माननीय की मुख्यमंत्री जी की होती है और मैं मानती हूँ कि उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस की अगर वो बात करते हैं तो उनको इस पर तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में राधा मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार का जो मामला उसको पहले भी उठाया था और अब इन आवंटन था उनके भूखंडों का वो निरस्त कर दिया गया। जहाँ तक बात करें बजट की तो निगाहें जनता के साथ विपक्षी दल के नेताओं की भी लगी हुई हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।